हाई डेवलपर। सो आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि जावा को डेटाबेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो हम लोग इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इवन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हो, आपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करी है, तो ये आपको सारी की सारी चीजें पता होंगी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन होती हैं। बट अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली चीजें नहीं पता होंगी। सो हम लोग ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटाबेस होता क्या है, इसकी क्या जरूरत होती है, जावा एंड डेटाबेस को कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। इवन थियोरेटिकली बताऊंगा, प्रैक्टिकली मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा। और जावा के अंदर डेटाबेस की जरूरत पड़ती भी क्यों है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। देखो, ये सिंपल एक एप्लीकेशन होती है, जैसे आप दूसरी नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही आप लोग डेटाबेस भी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हो, पूरी एक एप्लीकेशन होती है। बट ये थोड़ी सी अलग होती है, स्पेशली बनाई गई होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। और इसके अंदर जो डाटा होता है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है पूरे तरीके से, टेबल्स वगैरह की फॉर्म के अंदर, रो एंड कॉलम की फॉर्म के अंदर, ताकि आपको जब भी किसी डाटा की जरूरत पड़े आप आराम से उसको फेच कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ। ऑलराइट, आप बोलोगे यार ये सारा का सारा डाटा तो हम लोग एक्सेल वगैरह के अंदर भी कर सकते हैं, रो कॉलम वगैरह के अंदर। देखो, जो डेटाबेस होता है ना, वो जो MS एक्सेल होता है, MS एक्सेस होता है, उससे भी ज़्यादा एडवांस होता है, आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। जैसे जैसे हम लोग आगे वाली वीडियोस देखेंगे आपको इन सब के बारे में पता चलता रहेगा। वैसे मैं एक बार के लिए ओवरव्यू के लिए आपको बता देता हूँ कि कैसे डाटा स्टोर रहता है। अब मान लो आपको 5 लाख किसी यूजर्स का या फिर किसी और का डाटा स्टोर करना है, तो आपके पास एक पूरा डेटाबेस होता है। उसके अंदर एक नहीं, बहुत सारी टेबल्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे यूजर्स का डाटा रह गया, और यहाँ पे फिर यूजर्स की सैलरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्लाइंट्स हो गए, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी टेबल्स बनी होती है, हर टेबल के अंदर अलग अलग तरीके का डेटा बना होता है। और ये एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्टेड भी हो सकती हैं, कैसे वो हम लोग आने वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कहने का कि जब भी हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, तो हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बिना उसके काम नहीं चलता, बिकॉज बहुत सारा डेटा होता है जो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना होता है। ऑलराइट, तो आपको समझ में आएगा डेटाबेस क्या होता है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, और हम इसको प्रोग्रामेट के लिए एक्सेस भी कर सकते हैं। और मान लो कोई एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं हम लोग, MySQL। आप MySQL को जावा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, PHP के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, पाइथन के साथ भी, हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप उनको कनेक्ट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं, यूजर का डाटा हो सकता है, कंपनी का डाटा, प्रोडक्ट का डाटा, कोई भी बड़ा डाटा होता है वो हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यार डाटा हम लोग डेटाबेस में क्यों रखते हैं। हम लोग वेरिएबल्स के अंदर भी तो डाटा रखते थे ना, जैसे कि हम लोग एक कुछ वेरिएबल ले लेते थे, जैसे कि इंटीजर, इंट, एज ले ली, ठीक है, और स्ट्रिंग, नेम ले लिया, ठीक है। उसके अंदर भी तो हम लोग डाटा रख सकते थे। क्या हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल्स में डाटा नहीं रख सकते? देखो, जब हम लोग वेरिएबल्स में डाटा रखते हैं ना, वो एक टेम्परेरी डाटा होता है, वो परमानेंट डाटा नहीं हो सकता। बिकॉज वेरिएबल्स आप कितने ही बना लोगे, अगर आप सोचते हो कि वेरिएबल रखेंगे तो कितने ही वेरिएबल बना लोगे, 2 10 20 50 100 1-2 हजार बना लोगे, बट डाटा तो लाखों करोड़ों के अंदर हो सकता है ना। ऑलराइट, आप देखो, मान लो आप एक सिंपली जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाते हो, तो जीमेल के अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, जैसे कि आप नेम देते हो, उसके बाद में आप पासवर्ड देते हो, ठीक है, उसके बाद में आप ईमेल आईडी होती है आपकी, उसके बाद आपका फोन नंबर हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें वेरिएबल में कैसे आएंगी? बिकॉज ये तो हम लोग डायनेमिक ले लेना, हर यूजर के लिए न्यू ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एक बार टेम्परेरली वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, टेम्परेरली करते हैं वेरिएबल में स्टोर, और बाद में उसको डेटाबेस के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। और जब भी जरूरत पड़ती है तो उस डेटाबेस को वापस से हम लोग फेच कर लेते हैं हमारी यूआई के ऊपर। ऑलराइट, आगे बात समझ। तो इसीलिए वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर नहीं करवा सकते। आप बोलोगे कुछ थोड़ा मोटा डाटा होता है 2-3 हजार यूजर का, वो करवा सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं करवा सकते। रीजन बीइंग, हर बार हमारा न्यू यूजर आता है, तो आप करोगे क्या? जो कोड होता है उसके अंदर जाके चेंज थोड़ी ना करोगे, हर बार हर एक यूजर के लिए कोड खोल के थोड़ी ना बैठ जाओगे। तो इस तरीके से सिस्टम बना होता है कि जब जैसे ही कोई नया यूजर आता है उसकी एंट्री अपने आप डेटाबेस में हो जाती है, हर बार हमें प्रोग्राम ओपन करने की जरूरत नहीं होती। वो एक सिंपल सा फॉर्म फिल करता है, और फॉर्म फिल करने के बाद डाटा अपने आप डेटाबेस के अंदर चला जाता है। ऑलराइट, और इवन अगर मान लो आप ये भी कह रहे हो कि ठीक है, वेरिएबल में कुछ डाटा रख भी लिया, तो वो वेरिएबल कभी भी चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब मान लो किसी ने प्रोग्राम बंद कर दिया,
वो वाली फाइल बंद कर दी तो आपको डाटा लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो डाटा होता है हमेशा डेटाबेस के अंदर ही रखा जाता है। उसके और भी बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप एक बार डेटाबेस में डाटा स्टोर कर लो, आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कभी भी किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑल राइट। ओके, सो उसके बाद कुछ और क्वेश्चन आते हैं कि जावा और डेटाबेस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। पहली चीज तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूजर आएगा, जिसमें मैंने आपको ये जीमेल वाला एग्जांपल दिया, कैसे वो स्टोर करेगा। जैसे कि ये वाला फॉर्म है, इस तरीके से यूजर आता है एक वेबसाइट के ऊपर, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसकी अपनी नाम की एंट्री वेंट्री करता है और उसका डाटा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। बाद में यूजर नेम और पासवर्ड डालता है और वो यूजर डेटाबेस से मैच होते हैं पासवर्ड और यूजर नेम। अगर वो मैच होता है तो यूजर लॉगिन हो जाता है और बाद में बाकी का सारा यूजर का डाटा वहां पे उसको दिख जाता है। ईमेल हो गया या फिर जितना भी कोई भी डाटा हुआ, किसी भी साइट का डाटा हुआ। अगर ऐसा, बस ऐसा नहीं है कि ये जीमेल के साथ ही है, ये चाहे आप बैंक की साइट के साथ देख लो या फिर आप किसी स्टोर के अंदर जाओगे तो कपड़ों का जितना भी इन्वेंट्री का स्टोर होता है वो भी इस तरीके से मैनेज होता है। ऑलराइट, सो अच्छा, उसके लिए करना क्या पड़ता है। देखो, एक जावा होता है, एक हमारा डेटाबेस होता है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं ड्राइवर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ड्राइवर बेसिकली हर एक जो डेटाबेस होता है उसके लिए अलग आता है। जैसे माइस के लिए अलग डेटाबेस ड्राइवर होते हैं और ओरेकल के लिए अलग होते हैं, एसक्यूएल सर्वर के लिए अलग होते हैं, मोंगोडीबी भी आप यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे अच्छा, तो हमें फिर तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं होता। आप एक दो प्रोग्राम के अंदर जैसे एक दो ट्यूटोरियल्स वाली सीरीज लो तो आप कह सकते हो कि 1-1.5 घंटे के अंदर कनेक्टिविटी आराम से सीख जाते हो। कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं उनको डाउनलोड, यहाँ पे ड्राइवर्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, डाउनलोड करने होते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। बाद में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर और बाद में काम करना स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, तो आप बोलोगे अच्छा, तो क्या हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ऐसे इनपुट फील्ड्स वगैरह बनाने वाले हैं? अभी नहीं बनाने वाले, बट आने वाले टाइम के अंदर हम लोग ये वाली चीजें भी करेंगे। स्प्रिंग बूट वगैरह, सर्वलेट वगैरह भी सीखेंगे, तब हम लोग करेंगे। बट अभी के लिए जो यूजर इनपुट हम लोग लेते हैं ना यहाँ कमांड लाइन से, उसके साथ मैं आपको दिखा दूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि माइस्क्यूएल को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, वो वाला पार्ट देख लेना। बिकॉज जब तक आप माइस्क्यूएल को इंस्टॉल नहीं करोगे किसी डेटाबेस को, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।